नमस्कार दर्शकों, आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड के एक गांव को, लेकिन रास्ते में हमें कुछ ऐसा दिखा जो कि काफ़ी चिंताजनक है। माल देवता में आपदा को कोई भूल नहीं पाया है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम दोबारा चालू हो गया है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं रिजॉर्ट जिस तरीके से नदियों के रास्ते में बन गए हैं, उस हिसाब से अगर कभी भी किसी भी तरह की आपदा आती है तो इन रिजॉर्ट्स का क्या होगा या इनमें रहने वालों का क्या होगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रकृति से खिलवाड़ करने से मनुष्य बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा है और मनुष्य अच्छी तरह ये जानता भी है कि जब हम मनुष्यों ने कहीं ना कहीं प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने की कोशिश करी है, प्रकृति ने उसे अपने हिसाब से ठीक भी कर लिया है। तो ये जो इस तरह की आपदाएं हैं ये कभी भी आ सकती हैं और इनसे बचने का सिर्फ एक उपाय यही है कि प्रकृति का जो मूल स्वरूप है उसको बिगाड़ा ना जाए, उसके रास्ते में ना आया जाए, क्योंकि अगर आप प्रकृति के रास्ते में आएंगे तो प्रकृति आपको हटा के अपना रास्ता खुद बना लेगी। हम खड़े हैं उस जगह जहाँ पे आपदा आई थी, बादल फटा था, जहाँ से सारा जो लैंडस्लाइड हुआ, यहाँ से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ से पूरा जो कुछ भी था, पेड़, चट्टाने, पत्थर, सब कुछ बहता हुआ सब आगे निकल गया और इस एरिया में छोड़ गया अपनी तबाही के निशान। इस तबाही का नतीजा ये रहा कि कई घर खाली हो गए। पीछे आप घरों के हालत देख सकते हैं कि यहाँ पे हादसे ने अपने किस तरीके से निशान छोड़े हैं कि घर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। जितने लोग थे उनको उस डर के मारे पलायन करना पड़ा और वो यहाँ से अपनी बसी बसाई दुनिया छोड़कर चले गए। तो कभी यहाँ पे बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी, बच्चे यहाँ पे पढ़ते थे, लेकिन आपदा में ये स्कूल पूरी तरीके से नष्ट हो गया। हालांकि सरकार ने इससे आगे पे नया स्कूल बना तो दिया है, लेकिन समस्या वही है क्योंकि बच्चे पलायन कर रहे हैं। बच्चों के माता पिता उन्हें अच्छी शिक्षा के मौके दिलाने के लिए या आपदा के डर से यहाँ से गांव खाली करते जा रहे हैं। बिल्डिंग की हालत आप देख सकते हैं कि कैसी हो चुकी है, कितनी जर्जर अवस्था में ये बिल्डिंग है। आइए देखते हैं। यहाँ एक राजकीय विद्यालय था जो कभी बच्चों के खिलखिलाहट से गुलजार रहता था, लेकिन आपदा की वजह से आज यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। हालांकि सरकार ने क्षतिग्रस्त स्कूल से कुछ दूरी पर नए स्कूल का निर्माण तो किया है, लेकिन पलायन की वजह से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या लगातार कम हो रही है। स्कूल की एक छात्रा से बात करने पर उसने बताया हमें पूरा सच। सामने से पत्थर गिरने की डर है और जब नदी आती है तो ये रोड भी बह जाती है, तो स्कूल जाने की बहुत दिक्कत होती है हमें। तो स्कूल में जैसे कितने बच्चे होंगे आपके स्कूल में? हमारे स्कूल में ज़्यादा नहीं है, 25 होंगे। तो इतने कम बच्चे होने का क्या रीज़न है, क्या कारण? क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ से जा रहे हैं ना, इसलिए तब बच्चे भी नहीं हैं इधर। अच्छा, तो पलायन कर रहे हैं लोग यहाँ पे? हाँ जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पलायन जो कर रहे हैं लोग कि किस वजह से कर रहे हैं? नदी के डर से। नदी के डर? हाँ जी। तो नदी के डर से कर रहे हैं। तो अच्छा, आप लोग अभी यहाँ पे हैं? हम भी शिफ्ट होने वाले हैं अब। अच्छा, तो कहाँ जा रहे हैं? खैरी, आपने सुना होगा, सैंध हर से नीचे। अच्छा, तो आप ये देख सकते हैं कि जो नदी का डर है उसकी वजह से काफ़ी सारी फैमिलीज़ यहाँ से पलायन करती जा रही हैं और अभी इन्होंने भी बताया कि ये लोग भी यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि सबको कहीं ना कहीं प्रकृति दिख रहा है, क्योंकि लोग प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो लोगों को पता है कि प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो उसका अंजाम कहीं ना कहीं रिजॉर्ट बनाने वाले प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन उसका जो अंजाम है वो इन जैसे मासूम गाँव वालों को भुगतना पड़ रहा है। तो ये स्थिति वाकई चिंताजनक है। आगे मिलते हैं और लोगों से, चलते हैं। हम लोगों के खाली मकानों की तरफ भी गए। ये वो मकान थे जो कि पलायन के कारण सूने पड़े हैं। कितना मुश्किल होता होगा किसी के लिए भी अपने हंसते खेलते घर और परिवार को उजाड़ कर उसे नई जगह बसाना। सरखेत गांव रायपुर विकासखंड ज़िला देहरादून के अंतर्गत आता है। यहाँ पे हम मिले कुछ लोकल लोगों से, हमने जानी उनकी समस्याएं।
आइए चलते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विजेंद्र पवार है। मैं ग्राम पंचायत सरपुर में रहता हूँ। आप यहाँ पे कितने साल से यहाँ पे रह रहे हो? हाँ, हमारे तो यहाँ पे पुराने बहुत लंबे समय से रहते हैं मैडम। यहाँ पे हमारे दादा परदादा जो है यहाँ पे रहते थे, उनकी ज़मीन है जो है, हम उसी में रहते हैं। यहाँ पे आप इतने साल से रह रहे हैं, तो यहाँ पे किस तरह की समस्याएं हैं? हमें पता चला गांव में बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण ये है कि थोड़ा सा इस जो नदी का है, इसका जल स्तर बढ़ जाता है। जैसे बारिश तेज हो गई है तो कहीं से नदी नाले आ जाते हैं, तो इससे जो है जल स्तर बढ़ने के कारण जो है लोग जो है परेशान हो जाते हैं। तो कुछ लोग तो यहाँ से विस्थापित हो गए हैं, दूसरी जगह चले गए हैं, और बाकी लोग यहाँ पे अपना जीवन बिता रहे हैं। तो जो लोग जीवन बिता रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में भी इस चीज़ का डर तो होगा ही, आपदा को लेके। हाँ मैडम जी, डर तो यहाँ पे है, लगभग डर है इसमें, क्योंकि कभी अगर तेज़ बारिश हो जाए तो दिक्कत आ सकती है। और दिक्कत आने पे यही है कि अपना लोग थोड़ा सतर्क रहते हैं, अपने पे जो है चातुर रहते हैं कि मतलब जो है बारिश आती है तो थोड़ा सा सावधानी बरतते हैं और किस तरीके की समस्या है? मतलब ये तो समस्या ये है मैडम, एक तो हमारे जैसे नदी का यहाँ पे खनन हुआ है, चुंगान हुआ है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे छूटे हुए जो कि जिसमें हमने चैनलाइज कराने के लिए कहा है। हमने टिहरी एसडीएम है उनसे भी बात की है, और यहाँ के जो देहरादून के एसडीएम है उनसे भी बात की है, लेकिन उन्होंने बोला तो था कि कराएंगे, लेकिन अभी तक नहीं कराया, जो कि आगे समस्या है। क्योंकि इतना बड़ा यहाँ पे फ्लड का जो काम हुआ है, ब्लॉक लगे हैं, तो हम चाह रहे थे बीच में चैनल जो हो जाता बढ़िया से, तो इसको फाड़ दिया जाता, तो ये समस्या जो है ब्लॉक के लिए ना आती, और ब्लॉक अगर गिर गया तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत ये समस्या है कि 2022 में आपदा आई थी जी, उस टाइम से सड़क नहीं बनी जी, 2 साल हो गए जी, इसमें कोई कार्य नहीं हुआ, जो कि तू वैसी के तहत ही पड़ी हुई है। और क्या क्या समस्याएं हैं? मतलब अब आपने बताया कि नदी की आपदा की वजह से जो हाँ जी, समस्या हुई। और एक नदी का वो आरपीएम नहीं उठाया गया, जो मलबा है उसे नहीं उठाया गया। जो खनन तो हुआ पर उस हिसाब से नहीं हुआ, जैसे इसे डंप किया जाए कहीं, ताकि गहरी हो सके नदी जी। नहीं तो ये इसका कारण यही है कि आपदा आने का कि नदी में छेड़छाड़ करना, तो प्रकृति से छेड़छाड़ करना जी, जिम्मेदारी हम और आप लोगों। मुख्यमंत्री श्री धामी जी से ये कहना चाहते हैं कि ये सड़क का निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाए, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं, इसमें कोई डंबनीकरण कुछ नहीं हुआ मैडम, पुश्ते जाल कुछ नहीं लगा, जो का तू वैसे ही पड़ा हुआ है बस। चलते चलते हमारी मुलाकात गांव में हुई विजेंद्र सिंह पवार जी से, जिनकी अपनी एक शॉप भी है, जो कि पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं कि गांव में किस तरीके की समस्याएं हैं, या उन समस्याओं से सरकार किस तरीके से निपटने की तैयारी कर रही है, या इनकी क्या तैयारी है। 5 कमरों की गौशाला थी जी, पूरी बह चुकी है, और 5 बीघे कृषि भूमि जी, उसका भी पूरा नुकसान हो चुका है, फसल सहित। जी, और बाकी गांव के पूरे जिनके कभी मेरे 13 लोगों के मकान बिल्कुल पूर्ण रूप से बह चुके थे नदी में 2022 में। 13 लोगों जिनके मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए, उन लोगों को सरकार ने 200 मीटर जमीन दूसरे गांव बौठा में दी, और उनको मकान बनाने 4-4 लाख रुपए सरकारी तरफ से दिए गए। बाकी जिन लोगों का आंशिक नुकसान हुआ, उनको सरकारी तरफ से कोई मुआवजा नहीं दिया गया। रोज जब भी इधर क्षेत्र विधायक आते हैं, लोगों की एक ही मांग है कि सड़कें अच्छी बने, लेकिन कोई सुनवाई यहाँ पिछले 10 सालों से, आपदा तो अभी 2022 में नुकसान 2 साल हुए। हाँ, लेकिन ये 2000 लगभग 10 सालों से लोगों की यही मांग है कि सड़कें अच्छी हों, लेकिन सरकार की तरफ कोई ध्यान नहीं है। क्योंकि आप देख ही रहे हो, आप आए होंगे कि सड़कों में बहुत बुरी स्थिति है, और लोगों को यहाँ से इस पूरे क्षेत्र से आलू मटर की नकदी फसल आती है। लोगों को फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं मंडी अपने कृषि फसल को पहुँचाने के लिए, ये बड़ी दिक्कतें हैं। सरकार का इस तरफ मेरे ख्याल से कोई ध्यान नहीं है। तो आपने देखा प्रकृति से की गई छेड़छाड़ का खामियाजा किस तरीके से ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पे कई सुविधाएं नहीं है, लोग पलायन करते जा रहे हैं, सड़कों की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, और ऐसी स्थितियों में गाँव वासियों को रहना पड़ रहा है। ये इसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं हम और आप जैसे लोग हैं, जो केवल इन जगहों को टूरिस्ट स्पॉट समझकर आते जा रहे हैं, और उनके चलते यहाँ पे रिजॉर्ट्स होटल्स बनते जा रहे हैं। इस चीज़ की उनको चिंता नहीं है कि इससे प्रकृति को किस तरीके का नुकसान हो रहा है, या वो प्रकृति का जो स्वरूप है उससे छेड़छाड़ करते जा रहे हैं। इस बात से उनका कोई मतलब नहीं है, और वो इस प्रोसेस को लगातार करते जा रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि इसके दूरगामी परिणाम कितने ज़्यादा
भीषण हो सकते हैं। हमारी आप सबसे यही अपील है कि प्रकृति का जो मूल स्वरूप है उसको बनाए रखिए, प्रकृति से छेड़छाड़ मत करिए, वो जैसी है उसको रहने दीजिए, उसके हिसाब से ढलिए, उसको अपने हिसाब से मत ढालिए। इसी के साथ देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।